हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। और जितनी भी आपकी होम लोन के रिगार्डिंग क्वेरीज हैं वो इस वीडियो में आपकी सॉल्व हो जाएंगी। फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको मेरे से ज़रूर जवाब मिलेगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जितनी भी टैक्स की जो सेक्शंस हैं जो होम लोन के ऊपर लगती हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि होम लोन लेने के क्या तो फ़ायदे हैं और हम उस फ़ायदे को पूरे से पूरा हम कैसे ले सकते हैं। क्या हम उसको एक साथ लें या फैमिली के साथ मिलकर जॉइंट लोन लेने, तो किस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। चलो दोस्तों, हम चलते हैं और देखते हैं कि हम ये टैक्स बेनिफिट जो है होम लोन्स के हम कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर ऐसे ही इनकम टैक्स के और कुछ फाइनेंशियल्स के टिप्स चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी मेरी वीडियोस हैं, वो आप तक स्मूथली पहुंच सकें और आप आज के टाइम पे फाइनेंशियली अप टू डेट रहें। चलो दोस्तों, होम लोन के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम सब लोगों का सपना होता है अपना एक घर बनाने का। तो जनरली हम या तो एक नया घर बनाने के लिए या फिर एक अपार्टमेंट हम लोग बाय कर लेते हैं। तो क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर आप होम लोन ले रहे हैं और उसको आप रीपे कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी धारा जो है इनकम टैक्स की उसके थ्रू आपको रिबेट मिलता है। चलो इस बारे में जानते हैं दोस्तों। जिसने भी होम लोन लिया है वो इंटाइटल्ड है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 80EE। तीनों सेक्शंस को दोस्तों मैं आगे आने वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपको इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, जो होम लोन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा होता है इंटरेस्ट अमाउंट। इसको हम प्रिंसिपल कंपोनेंट भी बोलते हैं और इंटरेस्ट कंपोनेंट भी बोलते हैं होम लोन का। मतलब बेसिकली आप कितना प्रिंसिपल रीपे कर रहे हैं और कितना इंटरेस्ट रीपे कर रहे हैं। चलो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूं कि हम 80C के अंदर, सेक्शन 80C के अंदर कौन कौन से कितना और कैसे रिबेट ले सकते हैं। जो 80C हमारा रहता है, 80C जो होता है वो हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट है होम लोन का। याद रखें, प्रिंसिपल कंपोनेंट होम लोन। जब भी आप बैंक से स्टेटमेंट लेते हैं होम लोन की तो वो आपको स्टेटमेंट में लिख के देता है कि आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना है और इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है। तो जो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो अंडर सेक्शन 80C आता है। दोस्तों, आपको ये बता देता हूँ, 80C जो है इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। आपके म्यूचुअल फंड्स आते हैं, आपकी NSEs आती हैं, आपकी जो PPF अकाउंट है वो आता है, आपने जो कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो आता है। ये सब 80C के अंदर आते हैं। सो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन जो अलाउ किया है वो 1,50,000 का ही किया है। तो जो टैक्स डिडक्शन ऑन द पेमेंट बेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर फॉर विच पेमेंट हैज बीन मेड, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है कि आपने जो है प्रिंसिपल या तो एक साथ दे दिया है या आपने उसको आप EMI के थ्रू दे रहे हैं, तो जो टैक्स डिडक्शन आप लेंगे वो जरूरी नहीं है कि आपने आज इस साल में आपने 1.5 लाख का लिया है और अगले साल आपने सारा लोन रीपे कर दिया। उस प्रिंसिपल कंपोनेंट को आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आपका प्रिंसिपल पूरा खत्म नहीं हो जाता। चलो दोस्तों, एक और अच्छी बात है कि जो आपने स्टैम्प ड्यूटी, चार्जेस और रजिस्ट्रेशन फीस जो दी है वो सारी भी आप सेक्शन 80C के अंदर दिखा सकते हैं। दोस्तों, जो स्टैम्प ड्यूटी, चार्जेस और रजिस्ट्रेशन फीस है, अगर आपने होम लोन नहीं भी लिया है, मान लो आपने पूरी कैश में ट्रांजैक्शन की है या पूरी जो है ट्रांजैक्शन थ्रू नेट बैंकिंग हुई है और आपने पूरा कोई लोन नहीं लिया उसके लिए, तो भी आपने जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस पे किए हैं वो सारे चार्जेस जो है आप 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। चलो दोस्तों,
एक और चीज़ आपको बता देते हैं, टैक्स बेनिफिट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल लोन अमाउंट इज अलाउडेड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज कंप्लीट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्रिंसिपल लोन जो अमाउंट है उसको आप रीपे कर रहे हैं तो वो टैक्स बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपका घर का काम पूरा हो गया है। मतलब आप उससे पहले उसको क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने जो है आपने घर बुक किया 2017 में और आपको पोजीशन मिल रहा है 2018 में, तो जब तक आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है तो आप उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट का टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। हम सेक्शन 24 के बारे में जानते हैं। तो जो सेक्शन 24 है ये कवर करता है जो हमारा इंटरेस्ट हमने पे किया। प्रिंसिपल कंपोनेंट हमने कवर किया 80C में, अभी हम कवर करेंगे इंटरेस्ट कंपोनेंट को। तो जो सेक्शन 24 है इसमें जो मैक्सिमम अलाउडेड है दैट इज 2 लाख। मतलब 80C में आप 1.5 लाख बता सकते हैं, साथ में 2 लाख इंटरेस्ट इनकम आप शो कर सकते, इंटरेस्ट दिखा सकते हैं अंडर सेक्शन 24। इसका मतलब ये है कि साल में अगर आप जो है 3.5 लाख, 1.5 लाख वो और 2 लाख ये 3.5 लाख रुपए तक तो आप, अगर आपके पास होम लोन है जिसका प्रिंसिपल 1.5 लाख जाता है और इंटरेस्ट 2 लाख जाता है, तो आप पूरा का पूरा जो है उसको सेव कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटीज जो है वो 0 हो जाएंगी अगर आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है तो। ओके, दिस कैन बी क्लेम्ड ऑन ईयरली बेसिस इवन इफ नो पेमेंट हैज बीन मेड ड्यूरिंग दैट ईयर। चल दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि दिस कैन बी क्लेम्ड ऑन ईयरली बेसिस, मतलब जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उसको आप ईयरली बेसिस आप उसको क्लेम कर सकते हैं। चलो दोस्तों, इफ द हाउस इज नॉट कंस्ट्रक्टेड विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने होम लोन लिया और आपका जो है घर जो है 3 साल के अंदर भी पूरा नहीं हुआ, मतलब आपकी EMI चालू नहीं हुई, तो भी आप जो है क्लेम कर सकते हैं सिर्फ 30,000 एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अदरवाइज अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, EMI पे कर रहे हैं, तो जितना आपका इंटरेस्ट होता है तो 2 लाख के अंदर अंदर अगर वो इंटरेस्ट आता है तो आप पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने घर को रिपेयर करने के लिए या रिन्यू करने के लिए लिया हुआ है तो आपको कोई टैक्स डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप लोन ले रहे हैं अपने घर को रिन्यू करने के लिए या रिपेयर करने के लिए तो आपको इंटरेस्ट पे कोई बेनिफिट टैक्स की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा। ओके दोस्तों, इफ द इंटरेस्ट फॉर द लोन टेकन टू परचेज और कंस्ट्रक्ट द हाउस हैज बीन पेड बिफोर द हाउस हैज बीन कंप्लीटेड। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज है कि अगर आपने जो लोन लिया है वो घर के कंप्लीट होने से पहले ही आपने उसको रीपे कर दिया है, तो आपने जितना इंटरेस्ट जो आपने पे किया है उसको आप 5 इंस्टॉलमेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हो और आप आगे के 5 साल के लिए आप जो है 1/5 ऑफ दैट टोटल अमाउंट आप उसको एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years आप उसको क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24। 80C आई थिंक दोस्तों क्लियर हो गया होगा, सेक्शन 24 भी क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं 80EE में। ये एक स्पेशल जो है गवर्नमेंट लेके आई थी और ये लेके आई थी जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है होम लोन लिया है अपना घर खरीदने के लिए पहली बार। तो इसके लिए जो है अगर आपने होम लोन जो लिया है वो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक लिया है तो ही आप इस स्कीम के अंदर पैसे जो है मतलब इस सेक्शन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। इसकी लिमिट जो है वो 1 लाख है और इसके अंदर 2-3 कंडीशन है कि लोन की अमाउंट जो है 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 40 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये सेक्शन 80E है, EE है, जो आज के टाइम पे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जिसने भी 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के बीच लोन लिया है वो इस बेनिफिट को ले सकता है। चलो दोस्तों, अभी आपको मैं थोड़े एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ कि हम जो है कैलकुलेशंस हम कैसे कर सकते हैं और अगर हमने अपना घर खरीदा भी नहीं है तो हम अपना घर खरीदते टाइम जब लोन ले रहे हैं तो हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलो दोस्तों,
पहला सिनेरियो देखते हैं। अगर हम होम लोन ले रहे हैं और उसको थ्रू एंड ईएमआई जो है उसको हम बाद में पे कर रहे हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो आप उसकी डिडक्शंस आप ले सकते हैं। तो जो इंटरेस्ट है उसकी लिमिट 2 लाख है, या जितनी अमाउंट आपने इंटरेस्ट की पे की है, बट वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अंडर सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी क्लेम्ड ओनली व्हेन यू हैव द पोजीशन ऑफ द हाउस। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। जो डिडक्शन है इंटरेस्ट का वो आप तभी क्लेम कर सकते हैं अगर आपने घर का पोजीशन ले लिया है। तो अगर आपने घर का पोजीशन नहीं लिया है तो आप डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। चलो दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट इज लिमिट इज 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C, हम पहले भी देख सकते हैं। और जो बाकी सारी इन्वेस्टमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट की भी और बाकी सारी इन्वेस्टमेंट लिमिट इज 1,50,000, तो वो उसी के अंदर कवर हो जाता है। और जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो भी सेक्शन 80C के अंडर है, और ये उसी साल अवेल कर सकते हैं जिस साल आपने रजिस्ट्रेशन कराया है या स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस पे किए हैं। ओके, जो प्रोसेसिंग फी, अगर आपने, काफी लोगों को क्वेश्चन होता है कि हमारा जो प्रोसेसिंग फी लगा है लोन पे, वो भी सेक्शन 24 के अंदर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे। ये पहला सिनेरियो है जब आप अपना होम लोन को ईएमआई के थ्रू पे कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है जब हम ITR फाइल कर रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए ताकि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये प्रूव कर पाएँ कि हमने जो क्लेम किया है वो जेन्युइन है। तो आपको एक स्टेटमेंट दिखाना होगा जो लेंडर है आपका। बेसिकली जनरली बैंक से लेते हैं लोग, लेकिन अगर आपने किसी लेंडर से भी लिया है, फॉर एग्जांपल बहुत सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं काम कर रही हैं जो पीयर टू पीयर लेंडिंग वाला काम भी करती हैं, तो अगर आप उनसे भी लोन ले रहे हैं तो आपके पास उसकी एक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो ये शो करती हो कि ये इसने प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है लोन का पे किया है और ये इसने इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है पे किया है। ओके दोस्तों, देयर इज नो टैक्स बेनिफिट बिफोर यू गेट द पोजीशन ऑफ द हाउस। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है अगर आपके घर का पोजीशन नहीं हुआ है तो। हाँ, लेकिन अगर आपका घर 3 साल के अंदर अंदर नहीं बनता है तो आप 30,000 पर फाइनेंशियल ईयर जो है अंडर सेक्शन 24 आप क्लेम कर सकते हैं। और जो लोन अगर आप ले रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ द हाउस ही ले सकते हैं। रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन में आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे एक स्लाइड है, मैं छोड़ देता हूँ, इसमें कैसे कैलकुलेशंस करनी है वो दिखाई गई हैं। थोड़ा थोड़ा कवर कर देता हूँ कि डिडक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर इंस्टांस, यू हैव टेकन ए होम लोन ऑफ ₹20 lakhs at 10% per annum for 20 years in a month of July 2012. You got the position in January 2015. Loan EMI is 19,300. So you have paid 21 installment from this to 31st March 2014. Total interest paid is 3.45 lakhs. Principal amount included in interest paid is 60,170. टोटल प्रिंसिपल पेड इज डिवाइडेड टू 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो जो इक्वल इंस्टॉलमेंट आती हैं 5, दैट कम्स टू ₹60,000। तो ये जो 60,028 रुपीज़ है, ये अगले 5 साल के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 2015 है एंड 2019 तक आप इसको क्लेम कर सकते हैं। एज यू हैव नाउ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस आफ्टर जनवरी 2015, मतलब आपको पोजीशन मिल गया, तो आप जो है, जो आपकी इसके अलावा, मतलब 60,028 के अलावा जो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट है और जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है, उन दोनों को भी आप साथ में ले सकते हो। तो इसमें आपको ये जो आपका है ये एडिशनली आपको मिल जाएगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, दूसरे सिनेरियो पे आते हैं कि अगर आपने घर लिया और उसको आपने किराए पे डाल दिया, यू हैव लेट आउट योर प्रॉपर्टी। जो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट है, जो आप रीपे कर रहे हैं, वो चीज़ सेम रहेगी, बट जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है लोन का,
तो देयर इज नो कैपिंग ऑफ 2 लाख ऑन रेंटेड प्रॉपर्टी, उसके लिए 2 लाख की कैपिंग नहीं है। तो आपकी टोटल इनकम कैसे निकाली जाएगी अगर 2 लाख की नहीं है तो टोटल इनकम जो है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो निकाली जाएगी कि जितना आपका इंटरेस्ट है, योर इंटायर इंटरेस्ट इनकम इज डिडक्टेड फ्रॉम द रेंटल इनकम। तो देयर इज नो कैप ऑन द टैक्स बेनिफिट फॉर इंटरेस्ट पेमेंट इवन इफ द हाउस इज कंप्लीटेड आफ्टर 3 years फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। जो लेट आउट प्रॉपर्टी है मतलब जो जिसमें आपने किराएदार को रख दिया है, कैन क्लेम डिडक्शन फॉर लोन टेकन फॉर रिपेयर्स, रिन्यूअल एंड रिस्टोरेशन विदाउट एलिमेंट। लेट आउट प्रॉपर्टी पे आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं फॉर लोन टेकन फॉर रिपेयर्स, रिन्यूअल एंड रिकंस्ट्रक्शन। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो क्लेम HRA इफ यू हैव ए लेट आउट, इफ यू लेट आउट योर प्रॉपर्टी। अगर आपने उसको किराए पे दे दिया तो आप HRA भी क्लेम कर सकते हैं इफ यू आर स्टेइंग इन ए रेंटेड प्लेस। अगर आप खुद की भी किराए पे रह रहे हैं और आपने अपनी प्रॉपर्टी को भी किराए पे चढ़ाया हुआ है तो आप ऐसे केस में HRA क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जहां पे रह रहे हैं उसी में आप रेंट भी दिखा रहे हैं और उसी में आप किराएदार भी दिखा रहे हैं टैक्सेस बचाने के लिए। ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। चलो दोस्तों तीसरा सिनेरियो देखते हैं। जब व्हेन द हाउस इज ओन्ड एंड सेल्फ ऑक्युपाइड बाय मोर देन 1 person और यू ओन द हाउस जॉइंटली विद योर वाइफ। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, लोन जो होता है वो लोन ज़्यादा हमको मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए तो हम क्या करते हैं अपनी और अपने वाइफ की इनकम को मर्ज कर देते हैं और मर्ज करके फिर हम लोन की एलिजिबिलिटी निकालते हैं। तो जब हम लोन की एलिजिबिलिटी निकालते हैं तो उसमें हमारा लोन अमाउंट थोड़ा सा बढ़ के आता है। तो इसके हमको क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या क्या लॉस हैं वो मैं आपको अभी कवर कर देता हूँ। तो दोनों जो हैं हस्बैंड और वाइफ वो 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C में, दोनों अलग अलग से, मतलब 1,50,000 हस्बैंड का और 1,50,000 वाइफ का, वो दोनों का 80C में फिक्स है। ओके दोस्तों, द ओनर who have owned the house and are occupying the house can individually claim for deduction on the account of interest that is paid on the amount that is borrowed. The place can be given out for rent and there is no restriction on the amount. The deduction can be claimed in the ratio of ownership. तो अब जब जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो 80C में कवर हो जाता है और 80C में 1.5 लाख की लिमिट है, वो दोनों की अलग अलग है। अभी जो इंटरेस्ट कंपोनेंट आता है तो इंटरेस्ट कंपोनेंट की लिमिट जो है वो अगर आप द ओनर हु हैव ओन द हाउस एंड आर ऑक्युपाइंग द हाउस कैन इंडिविजुअली क्लेम फॉर डिडक्शन। मतलब क्या है कि जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है उसको आप जितनी आपकी ओनरशिप है उसके अंदर उसके हिसाब से आप उसको डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 50-50 है तो आपका इंटरेस्ट मान लो 60,000 था तो 30,000 यू कैन क्लेम। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड ऑन लोन इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अप टू 2 लाख अंडर सेक्शन 24 व्हेन द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड। तो अगर इंटरेस्ट पे किया है तो डिडक्शन की लिमिट इज 2 लाख अंडर सेक्शन 24। द प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट ऑफ अप टू ₹1,50,000 एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80C। Principal amount is 1,50,000. The planning for tax benefit joint owners is done such a way that all of the owners can avail the tax benefit and no part of the total repayment is going waste. मतलब जितना भी आप रीपे कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट वो बेकार नहीं जाए, इस तरह से जॉइंट ओनर्स की जॉइंट जो ओनर्स हैं उस तरह से उनको टैक्स बेनिफिट मिले हैं। लेकिन अगर आपने जॉइंट होम लोन लिया है उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, एडवांटेज क्या है, आपको लोन अमाउंट ज़्यादा मिलता है। अगर आप दूसरा घर खरीदना चाहते हैं कुछ टाइम के बाद, 1 person विल बी टर्म्स एंड ओनर एंड अदर विल बी ट्रीटेड एज लेट आउट इवन इफ यू आर नॉट पेइंग रेंट। इसका मतलब क्या है, जब आप दूसरा घर खरीदेंगे तो जो दूसरे घर में जो मे बी हस्बैंड और वाइफ, मे बी ओनर और वाइफ और स्ट्रोक हस्बैंड विल बी ऑन रेंट। जो सेकंड हाउस है वो आपका रेंटेड आउट ही काउंट होगा
and you have to pay the income tax on the rent received on the prevailing market rates। आपको जो उस टाइम पे जो इनकम टैक्स होगा वो आपको पे करना पड़ेगा रेंट के ऊपर, जो आपको रेंट मिल रहा है उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑल्सो यू हैव टू पे दी वेल्थ टैक्स, बिकॉज आपका जो एक हाउस है वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो दूसरा हाउस है वो उस पर आपको वेल्थ टैक्स लगेगा। चलो दोस्तों, अभी हम फोर्थ सिनेरियो पे चलते हैं। अगर आपके 2 होम लोन है तो या उससे ज़्यादा हैं तो आप कैसे टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट आपको मालूम है, दैट इज लिमिटेड टू 1,50,000। द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अप टू 2 लाख अंडर सेक्शन 24, वो भी आपको पता है 2 लाख की लिमिट है सेक्शन 24 में। देयर इज नो कैप ऑफ ₹2 लाख अंडर सेक्शन 24 इफ द हाउस इज लेट आउट। ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपने घर को जो है किराए पर दे दिया तो 2 लाख की लिमिट रहती नहीं है, निकल जाती है। द इंटरेस्ट दैट देन पेड कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23। जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो जो हाउस से इनकम हुई है उसके अंदर से निकल जाता है। तो जो आपकी एक प्रॉपर्टी है उसको आप सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हैं, और बाकी जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं या जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको आप लेट आउट दिखा सकते हैं। उससे आपको लेट आउट है तो आपको उस पर जो इनकम होगी, जो आपकी लेट आउट की इनकम होगी वो आपको दिखानी पड़ेगी और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 5वां सिनेरियो होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर से हम अगर घर खरीद रहे हैं या अपना दोस्त है उससे हम लोन ले लेते हैं फॉर द मीन टाइम। तो अगर आपने ऐसा कोई क्लेम लिया है तो आपको जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसके अंदर तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज आपने किसी फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से लोन लिया है। लेकिन आपने जो अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप उसको सेक्शन 24 में शो कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, और ये सर्टिफिकेट आपको किससे इश्यू होना चाहिए, आपका जो फ्रेंड है या आपका जो फैमिली मेम्बर है कि मैंने इसको सो एंड सो लोन दिया है और इतने इंटरेस्ट पे लोन दिया है। चलो दोस्तों, आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि ये जो टैक्स बेनिफिट है ये कब जो है उल्टे पड़ सकते हैं आप पे, मतलब ये रिवर्स हो सकते हैं। अगर आपने लोन पे घर लिया और आपने 5 साल के अंदर अंदर उसको बेच दिया, इफ यू सेल योर हाउस विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल दैट यू गॉट द पोजीशन ऑफ द हाउस, मतलब जैसे ही आपको पोजीशन मिला घर का उसके 5 साल के अंदर अंदर आपने घर को बेच दिया, तो जितने भी टैक्स बेनिफिट आपने लिए हैं वो सारे उल्टे पड़ जाएंगे और आपको कैपिटल गेन्स जो है वो माना जाएगा और उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप किस स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स पे, ये बिकॉज आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आ जाएगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके ये दिया टैक्स बेनिफिट कैनॉट बी रिवर्स फॉर इंटरेस्ट पेमेंट मेड अंडर सेक्शन 24। तो जो आपने टैक्स बेनिफिट लिए हैं इंटरेस्ट पे वो रिवर्स नहीं होंगे, बाकी जो आपने प्रिंसिपल पे लिए हैं वो सब रिवर्स हो जाएंगे। चलो दोस्तों, अभी आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स बेनिफिट बता देता हूँ। द होम लोन बोरोअर्स आर इंटाइटल्ड टू डिडक्शन एंड डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड बाय द प्रॉपर्टीज ओनर ओनली, मतलब जो प्रॉपर्टी का ओनर है ये डिडक्शंस वही क्लेम कर सकता है। अगर को ओनर है तो दोनों के ऊपर टैक्स बेनिफिट की लिमिट अप्लाई हो जाती है। इफ ए को ओनर एंड नॉट ए को बोरोअर देन ही कैनॉट अवेल एनी टैक्स बेनिफिट्स। को बोरोअर हु इज नॉट ए को ओनर also cannot avail tax benefit. Each joint owner shares tax benefit in proportional to his or her share in the home loan. मतलब अगर आप जॉइंट ओनर्स हैं तो जितना आपका होम लोन में जितनी आपकी पार्टनरशिप है उतना ही आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। In order to claim the tax benefit, you have to provide a certificate that show split between the principal amount and interest that is paid in EMI. दिस सर्टिफिकेट इज इशूड बाय हाउसिंग लोन कंपनी। तो आप जो है ये सर्टिफिकेट ईयरली बेसिस पे लेना ना भूलें, और हर साल जो इसने आपको लोन दिया है उससे जाके ये सर्टिफिकेट जो मैं बोल रहा हूँ जिसमें आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट और प्रिंसिपल कंपोनेंट मिलता है वो आप जाके ले सकते हैं।
आप जो है टैक्स बेनिफिट कैसे क्लेम कर सकते हैं। द टैक्स बेनिफिट हैव टू बी क्लेम्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं अपना ITR का रिटर्न, उस टाइम पे ये चीज़ आप शो कर सकते हैं अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को टाइमली नहीं बताया। बिकॉज आपने अपने एम्प्लॉयर को अगर टाइमली नहीं बताया है तो उसने जो भी TDS है, जिस स्केल में आप आते हैं उसके हिसाब से, या जिस स्लैब में आप आते हैं उसके हिसाब से आपका टैक्स काट दिया होगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि आप जो है डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप बता देंगे तो आपका टैक्स नहीं काटेगा। और आपका जो ITR फॉर्म होता है, यू हैव ए सेक्शन दैट से डिडक्शंस, और उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ डाल सकते हैं। ATC में here the taxpayer has to enter the contribution he has made toward PPF, EPF, LIC premiums and the principal repayment made towards home loan। तो ATC में सब कुछ कवर हो जाता है, आपका होम लोन का प्रिंसिपल कवर हो जाता है, PPF, EPF, LIC प्रीमियम सब कुछ कवर हो जाता है। इफ़ यू आर सेलिंग द प्रॉपर्टी बिफोर 5 years, अगर आप 5 साल से पहले प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं आपका पोजीशन मिलने के बाद, मतलब जैसे आपको पोजीशन मिला उसके 5 साल बाद आप बेच रहे हैं, देन द डिडक्शंस claimed under section 80C for principal repayment will be added back to your income। तो जितनी आपने जो प्रिंसिपल कंपोनेंट की जो रिबेट लिए थे वो आपकी इनकम में वापस से ऐड हो जाएंगी और आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ये उन्हीं के लिए है, दोज हु आर बाइंग द हाउस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, जो आपने जो इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट पे, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट अंडर सेक्शन 80 TTA, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपने बैंक में FDs कर रखी हैं और आपकी FDs का इंटरेस्ट साल भर में 10,000 से ऊपर चला जाता है तो बैंक जो है स्ट्रेट वे 10% जो है काट लेता है। मतलब जब तक 10,000 नहीं होता है बैंक कुछ नहीं काटता है। अगर आपका 11,000 हो गया तो 1,100 काट देगा, अगर आपका 20,000 इंटरेस्ट आया तो 2,000 काट देगा। तो वो जो लिमिट है जो सेविंग बैंक अकाउंट पे वो लिमिट है 10,000 की, उससे ज़्यादा होगा तो वो आपकी इनकम में काउंट हो जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G दैट इंक्लूड डोनेशन मेड फ्रॉम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। 80G में आपको पता ही है कि हम जितने भी डोनेशंस करते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को, उसको हम डाल सकते हैं। उसमें जो क्लेम रहता है वो 50% भी रहता है, 100% भी रहता है, किसी में 100% रहता है, किसी में 50% रहता है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टैक्स डिडक्शन के लिए, अगर आप होम लोन के उसमें देख रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास ओनरशिप डिटेल्स होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, आपके पास लोन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट आपने कितना पे किया उस साल में उसका आपके पास पूरा डिटेल में सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको जो पोजीशन मिला है कि डॉक्यूमेंट प्रूविंग द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस एंड डेट ऑन विच इट इज़ परचेज, किस दिन आपने खरीदा और किस दिन आपको पोजीशन मिला, वो डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए। और जो आपने लोन लिया है वो आपके नाम पे होना चाहिए और उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथ में आपने जो टैक्सेस जो हैं पे किए हैं उस साल के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, वो भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। चलो दोस्तों, आई थिंक मैंने काफ़ी कवर कर दिया है। फिर भी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट्स में लिख के पोस्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।